that is discharge by impossibility of performance. A contract stands to be discharged when it is impossible to perform. जब वो contract अब perform हो ही नहीं सकता, ऐसे कुछ circumstances arise हुए हैं, ऐसी situation arise हुई है कि now it is impossible कि वो contract perform हो पाए. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने किसी के साथ कंट्रैक्ट किया है, दैट पर्सन इज बाउंड टू डू द वुड वर्क फॉर आवर हाउस. देन ये जो कंट्रैक्ट था हमारा 3 months का कंट्रैक्ट था, लेकिन 10-15 दिन के बाद ही हमें पता लगता है कि उस पर्सन की डेथ हो गई है. तो ऑब्वियसली ये इम्पॉसिबिलिटी हो गई है, वो कंट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं हो सकता, वो कंट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज होगा. टू बी परफॉर्म. So if an agreement contains an undertaking to perform an impossibility, अगर कुछ ऐसी impossibility arise होती है किसी भी undertaking या contract में, उसको हम void ab initio का नाम देते हैं. यानी अगर उस agreement में right from the starting impossibility है, ऐसा contract बना रहे हैं जो दिख रहा है perform ही नहीं हो सकता, तो वो void ab initio माना जाएगा. For example, number 1, law does not recognizes what is impossible. क्योंकि हमारा legal law कहता है that thing which is impossible to perform is not legally acceptable. And secondly, what is impossible does not create an obligation. Obviously उसमें कोई obligation भी arise नहीं होती है जो पहले से ही पता है कि वो perform नहीं हो सकता. So section 56 explains the impossibility of performance. So section 56 says that in case any impossibility arises in the performance of the contract, that contract stands discharged. Now question ये arise होता है कि impossibility कब arise हुई? At the time of agreement या after the agreement? First case करते हैं at the time of agreement. The first paragraph says कि whenever an agreement to do an act impossible in itself is void. वो agreement जब वो बनाने जा रहे हो at the time of agreement ही अगर उसमें कुछ impossibility involved है, वो right from the starting void है. This is known as pre-contractual or initial impossibility. और ये impossibility known to the parties थी, तो ये absolute impossibility मानी जाएगी. जानते हैं parties, they are well aware कि ये contract perform ही नहीं हो सकता, तो contract word नहीं हम use कर सकते क्योंकि वो contract बना ही नहीं, वो void है right from the starting. तो वो agreement impossible to perform है और इसमें parties जो involved हैं उनको पता था कि ये perform नहीं हो सकता, तो ये absolute impossibility मानी जाएगी. ऐसा agreement void ab initio माना जाएगा. For example, when A agrees with B to discover the treasure by magic. जैसे हम कई बार देखते हैं टीवी न्यूज में या किसी प्रोग्राम में जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं. हम सबको पढ़े लिखे हो या कोई भी हो, कहीं तो पढ़े लिखे भी देखे हैं कि है ना, वो ऐसी ब्लैक मैजिक और ऐसी चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं. एंड एवरीबडी नोज कि ये एक फेक है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला एंड इससे कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता. तो सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड ab initio. तो A agrees with B to discover the treasure या to put life into his dead wife. This agreement is void ab initio. ये absolute impossibility है जो परफॉर्म नहीं हो सकती और ये known to the parties है, ये सबको पता है. Second is if it is unknown to the parties, where at the time of making the contract both the parties are ignorant. उनको नहीं पता था कि जो सब्जेक्ट मैटर के बारे में वो कंट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल वो कुछ गोदाम में पड़े जो माल है उसके बारे में डील कर रहे थे, लेकिन बोथ वर अनअवेयर कि वेयर हाउस में ऑलरेडी इट हैज सेट ऑन फायर, वहां आग लग गई है और जो सारा माल है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है. तो यहाँ पे पार्टीज को अननोन था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कर लिया, बट दिस विल बी वॉइड. ये वॉइड माना जाएगा बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल मिस्टेक. गलती तो दोनों की तरफ से हुई है. जो सेलर है उसको पता ही नहीं था कि उसके गोदाम में आग लग गई है और जो बायर है उसने चेक ही नहीं करा. ही मस्ट चेक फॉर द प्रोडक्ट्स, फॉर द थिंग्स दैट ही इज गोइंग टू बाय, जिसका वो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है. तो ये एक म्यूचुअल मिस्टेक मानी जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट फिर वॉइड माना जाएगा. Second situation is impossibility which arises subsequent to the formation of the contract. जब contract किया गया था वो
टोटली वैलिड कंट्रैक्ट था, उसमें कोई इम्पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व नहीं थी, वो एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस किया गया। लेकिन लेटर ऑन कुछ ऐसा हुआ कि अब वो कंट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं पोस्ट कंट्रैक्चुअल और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। दैट मींस व्हेन द एग्रीमेंट वाज मेड इट वाज टोटली अ वैलिड एग्रीमेंट, हेंस कंट्रैक्ट वाज वैलिड, वो एक वैलिड कंट्रैक्ट था, बट इट बिकेम लेटर ऑन void when the act becomes impossible or unlawful. Later on it becomes impossible or unlawful to perform due to some happening, due to the non performance. और ये पहले exist नहीं होता था, circumstances beyond the control बाद में arise हुए, and it is beyond the control of the parties. उनकी कंट्रोल में नहीं है और उनकी नॉलेज में भी नहीं था। जब उन्होंने कंट्रैक्ट किया था ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। इन दैट केस द पार्टीज आर डिस्चार्ज फॉर फर्दर परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट। ऐसी इम्पॉसिबिलिटी को हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। अब कौन कौन से सिचुएशंस है इसमें? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये हम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन द सब्जेक्ट मैटर फॉर विच द कंट्रैक्ट इज मेड वो ही डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे सपोज एक पार्टी ने, मिस्टर ए ने बी को अपना घर बेचना था और 6 months का टाइम लिया था, दैट आफ्टर 6 months ही विल वेकेट हिज हाउस और वो बी को कीज हैंड ओवर कर देगा। लेकिन ये विद इन 6 months हैपनिंग हुई कि उस घर में आग लग जाती है। सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया, तो ये कंट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। तो ये 2-3 एग्जाम्पल है, आप इसमें से कोई भी कर सकते हो। जैसे घर की जगह आप ये पोटैटोज का एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल जो आपको ईजी लगता है। सेकेंड इज नॉन एग्जिस्टेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अ थिंग. Sometimes a contract is entered into between the two parties on the basis of continuous existence or occurrence. If there is any change of the state of things which formed, then this contract stands discharged. ये example से clear हो जाएगी आपको line. A and B entered into a contract to marry each other. Before the time fixed for the marriage, A goes mad. The contract becomes void. ऑब्वियसली जिस लड़की के साथ शादी करनी है, शी इज ल्यूनाटिक नाउ, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, तो ऑब्वियसली ये कंट्रैक्ट ऑफ मैरिज स्टैंड्स डिस्चार्ज। अब वो उसके साथ शादी नहीं करेगा, ये शादी नहीं हो सकती है। सो एक कंट्रैक्ट एंटर हुआ था दो पार्टीज के बीच में कि कॉन्टिन्यूड एग्जिस्टेंस या अकरेंस होगी, यानी आने वाले टाइम में हम ये चीज परफॉर्म करेंगे। क्या परफॉर्म करेंगे? मैरिज परफॉर्म करेंगे। लेकिन ड्यू टू हैपनिंग ऑफ एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ थिंग्स, अब वो थिंग्स चेंज हो गई है, सिचुएशन चेंज हो गई है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई है, या समथिंग हैपेंड, ought to occur something. So something happened और ought to occur जिसके कारण अब वो कंट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, तो वो भी हम सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहेंगे, क्योंकि पहले जब कंट्रैक्ट हुआ था तब तो वो परफॉर्म हो सकता था, लेकिन ड्यू टू हैपनिंग ऑफ अ चेंज इन द स्टेट ऑफ माइंड, चेंज इन द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स, वो कंट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं हो सकता। ये एग्जाम्पल भी देखते हैं एक बारी, क्रेल वर्सेस हेनरी का। H hired a flat from K for witnessing a coronation procession. ये हमने अभी एग्जाम्पल करा है किसी और पॉइंट के अंदर भी, कि H ने एक फ्लैट लिया था कोरोनेशन प्रोसेशन देखने के लिए एडवर्ड 7 का, लेकिन बाद में पता लगा ये जो प्रोसेशन है, कोरोनेशन प्रोसेशन जो है वो कैंसिल हो गया है ड्यू टू द इलनेस ऑफ द किंग। ऑब्वियसली नाउ दिस प्रोसेशन जिसके कारण ये कंट्रैक्ट किया था वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो ये घर भी कंट्रैक्ट, जो घर लिया था उसने कंट्रैक्ट पे, वो कंटिन्यू नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। he will leave the house or the flat which he has taken for the purpose of watching the coronation procession. Hence this contract of rent, ये जो कंट्रैक्ट ऑफ रेंट उसने किया था जिसमें उसने एक फ्लैट लिया था, दैट स्टैंड्स डिस्चार्ज। यानी जिस पर्पस के लिए वो लिया गया वो पर्पस ही एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर वो अब अकर ही नहीं होगी। तो क्या पहले पर्पस क्या था? कोरोनेशन देखने के लिए, अब वो कोरोनेशन होना ही नहीं, पर्पस खत्म हो गया, या फिर वो अकर ही नहीं करेगा, ये प्रोसेशन अब होना ही नहीं, तो ऑब्वियसली ये कंट्रैक्ट ऑफ रेंट स्टैंड्स डिस्चार्ज। थर्ड इज डेथ और इनकैपेसिटी। ऑब्वियसली जिस पार्टी के साथ आपने कंट्रैक्ट किया है, अगर वो पार्टी की डेथ हो जाती है
इनकैपेसिटी है, इनकैपेसिटी ही और शी टर्न्ड आउट टू बी लुनाटिक, या उस पे कोई कोर्ट केस चल पड़ा है और अब वो जेल में है, ही इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, तो ऑब्वियसली आप इस पर्सन के साथ डील नहीं करोगे, तो ऐसे कंट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज हो जाते हैं। देन चेंज ऑफ लॉ, लॉ ही चेंज हो गया, आपके स्टैच्यूटरी अथॉरिटी ही चेंज हो गई है, तब वो कंट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था पहले भी, मान लो एक पार्टी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पार्टी हु इज इन हरियाणा, अ पर्सन लिव्स इन अ पंजाब एंड ही एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन इन, so we were discussing an example. Suppose a party resides in Punjab and he enters into a contract with Haryana, a person in Haryana. और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो लिक्विड ट्रेडिंग का था। कॉन्ट्रैक्ट में दे एंटर्ड एंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट पास द लॉ कि पंजाब का जो ट्रेडिंग है लिक्वर का, वो लिक्वर की ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, इंटरस्टेट लिक्वर बैन कर दिया गया, इंटरस्टेट ट्रेडिंग ऑफ लिक्वर बैन कर दिया गया। सो इन दिस केस ये कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म नहीं हो सकता ड्यू टू द चेंज ऑफ द लॉ, हेंस दिस कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज। For example, similar ये example दिया है, D enters into a contract with P on 1st March for the supply of certain imported goods in the month of September. In June, by the act of the Parliament, the import of such goods is banned. तो legally ये perform नहीं हो सकता, तो contract stands discharge. तो आप कोई भी example कर सकते हो इसके अंदर। Fourth is outbreak of war. अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर सिचुएशन है या वॉर अराइज हो जाती है, तो उन दो कंट्रीज की जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की डीलिंग्स चल रही थी, कंट्रैक्ट चल रहे थे, वो सारे स्टैंड डिस्चार्ज हो जाएंगे, स्टैंड स्टिल हो जाएंगे टिल द नॉर्मल सिचुएशन परवेल्स। तो तब तक वो कंट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकते। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जिसमें हमने ये पॉइंट करा कि एक कंट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज अगर वो अब इम्पॉसिबल है परफॉर्म करने के लिए। वो इम्पॉसिबिलिटी इसलिए वॉइड डिक्लेयर करता है कॉन्ट्रैक्ट को, बिकॉज हमारा जो लॉ है दैट स्टेट्स दैट इफ द इम्पॉसिबिलिटी इज देयर देन द कंट्रैक्ट कैन नॉट बी परफॉर्म। सबसे पहला पॉइंट, हमारा लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता इम्पॉसिबिलिटी को। सेकेंड, व्हाट इज इम्पॉसिबल कैन नॉट क्रिएट अ ऑब्लिगेशन। हमारा लॉ ये भी कहता है जो चीज इम्पॉसिबल है उसमें कोई ऑब्लिगेशन अराइज ही नहीं होती, तो हम रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएंगे, कौन सी पार्टी को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, क्योंकि पता है वो कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकता। सो दो सिचुएशन है, पहली हमने करी कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट दोनों पार्टीज को अगर पता था कि वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, तो उसको हम एब्सोल्यूट इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। सेकंड इज वो अननोन टू द पार्टीज थी, दोनों परफॉर्म कर रहे हैं कंट्रैक्ट, आपस में एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, लेकिन दोनों को ही नहीं पता। इसका एग्जांपल है डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि जिस सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग वो डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है। Then second situation is कि when the contract was made, it was legal and totally possible to perform the contract, but later on something happened, some situation arise or circumstances is such कि अब वो perform नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं post contractual और supervening impossibility। अब वो perform नहीं हो सकता, और इसकी situations हैं, पहली सब्जेक्ट मैटर बाद में डिस्ट्रॉय हो गया, कंट्रैक्ट बनने के बाद डिस्ट्रॉय हुआ। सेकंड कि स्टेट ऑफ अ थिंग चेंज हो गई, जिसमें हमने एग्जांपल करा था, अ गर्ल वाज परफेक्टली फाइन when a contract was made to marry her, but later on something happened that she is not mentally fit, यानी non occurrence, a particular state of thing बाद में arise हुई है कि अब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती या अकर नहीं हो सकता। थर्ड सिचुएशन हमने करी डेथ ऑफ अ पार्टी, फोर्थ हमने करी चेंज ऑफ लॉ, फिफ्थ हमने करा आउटब्रेक ऑफ वॉर। सो दीज आर द सिचुएशंस व्हेन वी से दैट contract cannot be performed due to supervening impossibility.